नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलजीत ठाकुर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं एम.आर. शर्मा, जो हमेशा आपको पता भी है कि पर्यावरणीय है। कुछ लोगों ने इनके बारे में टिप्पणी की थी। वो टिप्पणी क्या थी वो उनको भी पता है। तो सर, आज आप बताएंगे कि आप हिमाचल मीडिया से जुड़े हैं, क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले हिमाचल मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ किसानों ने, इलाके के किसानों ने मेरे पर जो एक मोर्चा खोला हुआ है, वो अजीबो गरीब मोर्चा है। वैसे इस मोर्चे को देखकर मुझे उस मोर्चे की भी याद आ जाती है जो महेंद्र सिंह टिकैत जी ने 1.5-2 साल पहले केंद्र सरकार के विरुद्ध सिंघू बॉर्डर पर नई दिल्ली में खोला था। ठीक है जी। और उस मोर्चे में जो औती डालने वाले थे, कुछ नक्सलवादी नेता भी थे, जैसे जोगिंदर यादव, अर्धंती राय, एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और लेखिका अर्धंती राय जी वगैरह ने भी उनको समर्थन दिया था। लेकिन वो जो मोर्चा था, जब भी मोर्चा मंच खोला जाता था, एक अथॉरिटी के विरुद्ध खोला जाता है, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि कुछ किसानों ने या कुछ लोगों ने या समूह ने एक व्यक्ति आम आदमी के विरुद्ध जो मोर्चा खोला हो। तो ये मोर्चा क्या है, इसका क्या उद्देश्य है, ये तो उन्होंने बता दिया है कि ये जो मोर्चा है सिर्फ और सिर्फ मिल्खीराम शर्मा के विरुद्ध है। आमने सामने की उससे लड़ाई होगी, फेस टू फेस फाइट होगी, ये तो उद्देश्य बता दिया है इन्होंने। लेकिन ये पता नहीं है कि इसका अध्यक्ष कौन है, इसका संविधान बाकी क्या है, ये रजिस्टर्ड है, ये चाहते क्या हैं। तो ये बड़ा अजीबो गरीब जो है ये मोर्चा है। मेरी ईश्वर से सबसे पहले ये प्रार्थना कि इनको, इन किसानों को, गरीब किसानों को ईश्वर सद्बुद्धि दे। अब इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया है कि ये अधिकारियों को डरा धमका रहा है। यदि मैंने किसी अधिकारी को, चाहे जिला कांगड़ा है का डीसी हैं, चाहे एसडीएम फतेहपुर या ज्वाली हैं, जैसा कि इन्होंने आरोप लगाए हैं, या कोई और अधिकारी हैं, यदि मैंने उनको डराया धमकाया है तो उन अधिकारियों को मुझ पर एफआईआर करनी चाहिए और मुझे जो कानूनी कार्रवाई जो भी होगी वो करनी चाहिए। जहाँ तक इन्होंने एक और आरोप लगाया है कि ये सरकार को डरा रहा है, सरकार को धमका रहा है, इससे सरकार डरती है, ये भी कोई मुझे समझ नहीं बैठती। वो मेरे भाइयों, मैं कोई पहाड़िया तो है ही नहीं, पर मैं सरकार की सच्ची हाँ। मैं एक आम आदमी हूँ, साइकिल वाला आदमी हूँ, मेरी साइकिल वहाँ पर बाहर खड़ी है, तो मैं पहाड़िया किसी मैं किसी जाता नहीं घर के बाहर बिना मतलब के। तो ये जो इन्होंने आरोप लगाया ये भी निराधार है। तीसरा आरोप जो इन्होंने लगाया है कि इसने खेती बंद करा दी, डैम में गरीब किसान लोग खेती करते थे और इसने, ये जो है किसानों का बड़ा दुश्मन है, इसने खेती बंद करा दी। इस पर आज मैं बड़ा स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। ये खेती कैसे बंद हुई और क्यों हुई, ये जनता को बताना बहुत ही ज़रूरी है। ऐसा है कि ज्वाली विधानसभा क्षेत्र में 2 बीजेपी की नेताओं की आपस में खींचतान चली हुई थी। एक जो दोनों नेता थे, एक एमएलए थे और एक एमएलए बनना चाहते थे, और जो डैम एरिया में, सेंचुरी एरिया में जो अवैध खेती करने वाले बाहुबली थे, उनको एक जो नए नेता थे अपनी ओर खींच रहे थे। तो जो पुराने नेता थे, जो तत्कालीन एमएलए थे, वो घबरा गए थे कि ऐसा ना हो बाहुबली चले गए तो फिर ज़मीन खिसक जाएगी। तो उनके एक समर्थक का, जो घाट जोड़ से थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका मुझे 2-2.5 साल पहले फ़ोन आया कि गुरुजी आप पीएल कर दो और ये खेती बंद करा दो। तो मैंने उनको कहा पीएल ऐसे नहीं लगती साहब जी, पीएल के लिए बड़ा बड़ा मटेरियल चाहिए। कहीं पीएल ऐसे में एप्लीकेशन दे दूँ, समय बर्बादी होती है हाईकोर्ट की, मुझे 1-2 लाख रुपया जुर्माना कर ले, तो पीएल ऐसे लगती, इसके लिए बड़ा बड़े डॉक्यूमेंट चाहिए। ऐसे नहीं होते कि तो हुआ क्या कि विधानसभा में प्रश्न पूछा गया कि क्या पौंग बांध क्षेत्र में खेती हो सकती है। एमएलए साहब ने, जो मानसून का सत्र चल रहा था 2 साल पहले, तो क्या पौंग बांध एरिया में खेती हो सकती है, अगर नहीं हो सकती है तो उसकी वजह बताइए। जड़ तो यही है भाई। तो तत्कालीन वन मंत्री जी ने विधानसभा में जवाब दिया, ये देखिए आपके सामने, कि पौंग बांध अभयारण्य में खेती करना गैर कानूनी राकेश पठानिया। तो उन्होंने जो कानून था उसके बारे में बताया होगा। तो ये इसके बारे किया कि लोगों को जागृति आ गई, लोगों को पता लग गया कि कानून क्या थे।
तो कई लोगों ने ये कानून निकाल कर जो है हाई कोर्ट में या और यहाँ भेज दिए होंगे, मैंने भी भेज दिए। अगर लोगों ने भेजे होंगे, एक पीएल थोड़ी लगी थी, कई पीएल लगे होंगे। तो अगर इस खेती की जड़ में अगर कोई जिम्मेवार है तो दो नेताओं की, ज्वाली हल्के के दो नेताओं की आपसी खींचतान और विधानसभा में दिया गया बयान, ये जो है दिया जलाया और लोगों को कानूनों का पता चल गया। तो इसके लिए मैं जी जहाँ तक इन्होंने गरीब किसानों की बात की है कि गरीब किसानों को जगह मिले, बिल्कुल मैं इनका समर्थक हूँ। हर एक गरीब किसान को फ्रिंज एरिया में कम से कम 10 कनाल जगह मिल जाए और उनको वहाँ पर फलदार पौधे लगाने की, जैसे नींबू है, गलगल है, 3 साल के बाद तीसरे साल फल देता है, तो 1.5-2 लाख जो रुपए की आमदन हर एक किसान को हो सकती है। तो मैं इन किसान बंधुओं के बिल्कुल मैं समर्थक हूँ कि सभी को वहाँ पर फ्रिंज एरिया में ज़मीन दी जाए 10 कनाली। लेकिन क्योंकि अब खेती तो हो नहीं सकती, वो सरकार जानेगी, मैं कौन होता है इसके बारे में। लेकिन बागवानी पौधारोपण यानी फलदार पौधे लगाए जा सकते हैं और इससे पर्यावरण भी सुधरेगा और गरीब किसानों को फ़ायदा भी हो जाएगा, इन किसानों को भी फ़ायदा हो जाएगा जी। और इन्होंने एक और मुझ पर ये जो आरोप लगाया है कि ये मुरब्बों के बारे में क्यों नहीं बोलता, तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है और इन्होंने बहुत ही अच्छा ये जो है मुद्दा उठाया है। मैं इनका बिल्कुल इनके साथ हूँ। लेकिन मैं कुछ मुद्दे, जब मुरब्बे की बारी आई थी, जब नोटिफिकेशन हुई थी, एक्विजिशन हुई थी इसकी लैंड की, तो हुआ क्या था, हिमाचल की तत्कालीन सरकार और राजस्थान सरकार के बीच एक समझौता हुआ और जो सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी